10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि इन सीटों पर जो मतदान होते हुए नजर आए हैं, इन मतदान को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं वह लगातार अपील करते हुए भी देखे गए हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का भी। वोटिंग के दौरान मायावती भी खेल खेलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस की मुश्किलें अब वह बढ़ाती हुई देखी जा रही है। क्या वाकई में मायावती अब आने वाले समय में भी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देंगी, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार बसपा कितनी सीटों पर जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत जी, थैंक यू। जिस तरह से अमन जी आप भी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले ही मायावती के जो भतीजे हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वह साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। जिस तरह से मंच से वह अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, उसके चलते कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई थी। और अब देखा जाए तो मायावती ने आकाश आनंद को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। उनकी रैलियां रोकी गई, लेकिन दूसरी ही तरफ आकाश आनंद के जितने भी कार्यक्रम थे वो मायावती की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। कड़ा एक्शन उन्होंने ये लिया, कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें और ना बढ़ जाएं, पार्टी की छवि धूमिल ना हो जाए। सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पर उठ जाती है, मायावती का ये फैसला आकाश आनंद पर लेना कितना सही मानते हैं? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से आकाश आनंद ने भाषा का प्रयोग किया, देखिए वो कहीं से भी उचित या अनुचित की बात नहीं है। ऐसी भाषा का प्रयोग कहीं से भी नहीं होना चाहिए। ये कह सकते हैं साफ साफ बिल्कुल सब नेताओं को पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जनता बड़े भरोसे के साथ में पार्टी को चुनती है, सरकार में उनको लेकर आती है, सत्ता की चाबी सौंपती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विचारधारा या कोई भी मामले पे अगर आपकी असहमति है तो आप उनको ऐसे कटु शब्द बोलते हैं जो देश हित के लिहाज से कहीं भी तर्कसंगत न्याय संगत नहीं है। इसीलिए आकाश आनंद के ऊपर जाहिर बात है कि इस तरह की कार्रवाई होना जरूरी था, क्योंकि आप देख रहे थे कि बारंबार उत्तेजक भाषण का प्रयोग कर रहे थे, उत्तेजकता के साथ में कह सकते हैं अपनी स्पीच को दे रहे थे, जो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि समझ से परे की बात है। एक तरफ तो ये हो जाता है कि देखिए आप नए नवेले नेता हैं, आपको अभी जुम्मा 4 दिन हुए राजनीति में आए हुए, ऐसे में अगर आप इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो जाहिर बात है कि आपत्तियों का जो कह सकते हैं आपके खिलाफ जो है एक पूरा जमघट लग जाएगा। इसीलिए आकाश आनंद चाहे आजाद के ऊपर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी के ऊपर बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, हर मौके पर देखा जा रहा था कि जो आकाश आनंद है वो ताबड़तोड़ तरीके से हमले कर रहे थे। लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने बीजेपी को ही, यानी उनकी सरकार को एक तरीके से आतंकवादियों की सरकार तक कह डाला, उससे तुलना कर डाली। ये अपने आप में बताता है कि आकाश आनंद की जो बोलती बंद करने का जो सही कह सकते हैं फैसला लिया मायावती ने, उसकी बिल्कुल जरूरत थी। और यहाँ पर आकाश आनंद को भी समझ में अब आएगा कि भाषण देना और गलत भाषण देना दोनों में कितना अंतर होता है। देखिए आप युवा नेता हैं, जाहिर बात है कि आप बिल्कुल इस तरह की बातें सामने रखिए, जो पार्टी की दूसरी पार्टी की आलोचना करने का आपका हक है, उस पर आप जरूर बोलिए, तमाम जो मुद्दे हैं उसके ऊपर खुलकर विचार रखिए। लेकिन अपने ही देश के अंदर की सरकारों को इस तरह से बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। और आकाश आनंद ने वही गलती बारंबार की। अब जबकि लग रहा है कि मायावती के द्वारा उनके ऊपर जैसे फटकार पड़ी है, आने वाले दिन उनके लिए विकट होने वाले हैं, क्योंकि अगर उनकी भाषा शैली में सुधार नहीं हुआ प्रांची, तो ये बात मानकर चलिए कि मायावती उनको लंबे समय तक कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए शायद रोक लगा देंगी और उनको बोलेंगे पहले अपनी भाषा पे आप कंट्रोल करिए, जुबान पे आप कंट्रोल करिए, उसके बाद आप कह सकते हैं रैलियों में आ सकते हैं, मंचों पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आकाश आनंद ने फिर भी ये सब चीजें रखी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनकी राजनीति कोई बहुत दूर तक जाने वाली है। और यही वजह है कि आजाद ये बात कह रहे थे कि जो संघर्ष आया होता है उसको कमान मिलनी चाहिए, जो पैराशूट से आकर बैठ जाए वो पार्टी को आगे लेकर नहीं जा सकता। आकाश की जो
गतिविधि है, जिस तरह से उनकी भाषा शैली है, कम से कम वो ये बात साबित करते हुए नजर आ रही है। देखिए, फिलहाल आकाश आनंद जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं, ऐसे में आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ पर आकाश आनंद का वो भाषण एक बार आपको फिर से सुना देते हैं कि कैसे वह आतंकवादी कहते हुए नजर आए बीजेपी को, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ही तरफ वह बीजेपी पर लगातार हमला बोलते हुए देखेंगे। वह कहते हैं कि लाठी चप्पल जूते सब रख लीजिएगा जब बीजेपी वाले लोग आते हैं। सुनिए जरा आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। आपने सुना कि किस तरह से आकाश आनंद अपनी बात रखे थे और इसी के बाद मायावती ने ये एक्शन लिया। अब यहाँ पर आखिरी 2 सवाल ये बन जाते हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन का खेल मायावती बिगाड़ देगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 78 सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। देवरिया और कुशीनगर सीट रह गई है जहां से वह अपने उम्मीदवारों को जल्द से जल्द उतारेंगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा है। और अब यहाँ पर बिहार की राजनीति में भी 5 सीटों पर उन्होंने जिस तरह से उम्मीदवारों को आगे कर दिया, क्योंकि बिहार में आज हमने देखा मधेपुरा सीट है, अररिया है, झंझारपुर है, सुपौल है और वही खगड़िया सीट है। और इन सीटों पर देखा जाए तो मायावती कई नेताओं का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि खगड़िया पर एलजेपीआर अपने प्रत्याशी को आगे किए, चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी को आगे कर रखा है। वहीं दूसरी ही तरफ झंझारपुर सीट वो सीट है जहां से वीआईपी के अध्यक्ष जो है मुकेश सहनी उनके प्रत्याशी हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को यहाँ से जीत दिलाइए तो ये मंत्री पद पर आपको नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन हमारा जीत जाएगा 2024 में। तो बिहार और यूपी में मायावती की जो पार्टी है वो कितना गहरा असर छोड़ देगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मायावती की जो राजनीति है, कम से कम ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश तक सिमट के रह गई और आजाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और कह सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो यही चीज को देखते हुए शायद मायावती ने फैसला किया है कि अगर वो दूसरे राज्यों में नहीं गई तो उनकी पार्टी कमजोर हो सकती है। आपने देखा कि इससे पहले दिल्ली में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है, राजस्थान में भी कई विधायक उनके रहे हैं जीते हुए, उत्तराखंड में भी उनकी पार्टी सक्रिय रही है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ उत्तर
प्रदेश तक सीमित रही, बल्कि उन्होंने दूसरे राज्यों में भी कह सकते हैं राजनीति को बढ़ाया। लेकिन जिस तरह से बीते 4-5 साल से लगातार वो सक्रिय नहीं रही राजनीति में, इसी का नतीजा है कि बीएसपी न सिर्फ बाकी राज्यों में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी वो काफ़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आई हैं। यही कारण है कि अब मायावती को लगने लग गया है कि अगर उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई तो उनकी पार्टी कहीं न कहीं पूरी तरह से डाउन हो जाएगी। यही वजह है कि वो लगातार उत्तर प्रदेश में, बिहार में या बाकी राज्यों में भी कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी उतारते हुए नज़र आ रही हैं। अब ऐसे में क्या वाक़ई जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर वो फ़र्क डाल सकते हैं, क्या बिहार में फ़र्क डाल सकती हैं या फिर राजस्थान में उनके होने से कहीं न कहीं फ़र्क डाला होगा? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो आने वाले 4 जून को जब कह सकते हैं मत पेटियाँ खुलेंगी उस समय निकल कर सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि मायावती अब लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आकाश आनंद की बदज़ुबानी कहीं न कहीं उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। यही कारण है कि फिलहाल अब आकाश आनंद की जो कह सकते हैं कि रैलियाँ हैं, उसके ऊपर अब अंकुश लगता हुआ नज़र आ रहा है, जो शायद मायावती ने खुद लेकिन ही यहाँ पर ये बड़ी बात यहाँ पर उठ जाती है मंजू, जिस तरह से मायावती बिहार की सियासत में एक्टिव हो रही है, आकाश आनंद तो वहाँ नहीं जाएंगे अब, जी। लेकिन मायावती अकेले ही यहाँ पर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं 5 सीटों पर, और ऐसे में मायावती यूपी और बिहार में क्या वाकई में एनडीए और इंडिया अलायंस के वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएंगी? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, मायावती को लेकर हमेशा यही बात कही जाती रही है कि भाई वो वोट काटने की राजनीति जिस तरह से कर रही हैं, वो कहीं न कहीं उनके लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि उनका एक भी प्रत्याशी कह सकते हैं कि 2014 में नहीं जीतना, 2019 में सपा के साथ मिलकर जीतना, 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका एक प्रत्याशी जीतना विधानसभा चुनाव में। तो ये बताता है कि जो पार्टी का एक तरीके से जो जन समर्थन उनको जो मिलता रहा है, जन आधार जो उनका था, वो कहीं न खत्म हो रहा है। यही वजह है कि मायावती उसको दोबारा रीएक्टिव करने में लगी हुई है, दोबारा फिर सक्रिय करने में लगी हुई है। अब कितनी सफलता उनको मिलती है तो ये 4 जून को पता लग पाएगा जब मतपेटियाँ खुलेंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि मायावती ने प्रयास पूरा किया है। वाकई मायावती पूरी तरीके से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अब यही देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब मतदान पेटियां खुल जाएंगी तो आखिरकार जो नतीजे होंगे वो किसके पक्ष में होंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और बिहार की 40 लोकसभा सीटें, और यहाँ पर देखा जाए तो जेडीयू एक बड़ा खेल करती हुई नजर आई, वह बीजेपी के साथ फिर से आगे। देखते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में मायावती इस खेल में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, क्योंकि इस बार किसी भी राजनीतिक दल के साथ बसपा नहीं जुड़ी है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।